प्यारे दोस्तों, आज नीट के स्कैम जो भी हुआ उस पर चर्चा के लिए आज तीसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपसे इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि कैसे पिछले 50 सालों में हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में या बच्चे की शैक्षणिक वैल्यूएशन में कैसे फर्क आया। देखिए, 50 साल पहले एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था, उनमें जो अच्छा पढ़ता था, मैं यहां पर उस बच्चे को अच्छा नहीं कह रहा हूं क्योंकि सारे बच्चे अच्छे होते हैं, हर बच्चे का टैलेंट अपना अपना होता है। तो उसमें से जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे होते थे वो बच्चे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में आसानी से चले जाते थे। वक्त बदला, ज्यादा लोग पढ़ाई में जाने लगे, तो कुछ लोगों को अपनी एज को सुधारने के लिए, औरों से आगे निकलने के लिए थोड़ा बहुत ट्यूशंस का रिवाज चला। ये मैं बात कर रहा हूं लगभग 50 वर्ष पहले ट्यूशंस का रिवाज बहुत कम था। फिर धीरे धीरे ट्यूशंस टीचर्स के पास जाते थे, टीचर अच्छे तरीके से करते थे, पढ़ाते थे, बच्चों के लिए मेहनत करते थे और वो धीरे धीरे टीचर्स का नाम होता था। तब भी अगर आप देखेंगे 40 साल पहले जो बच्चा टॉप करता था, अखबार में फोटो आती थी कि इस माँ बाप का बच्चा, तो बच्चा पहला श्रेय अपने माँ बाप को भी देता था, कभी टीचरों को दे दिया। तो बच्चे की इंपॉर्टेंस होती थी कि इस बच्चे ने बताया क्या क्या मेरे साथ हुआ, मैंने क्या क्या पढ़ाई करी। धीरे धीरे क्योंकि विषय 3-4 होते हैं किसी भी एग्जाम में जाने के लिए, तो उनका एक ग्रुप बनने लगा और वो ग्रुप सामूहिक रूप से कोचिंग फॉर्म में आ गया। अब जो फर्क आया सबसे बड़ा वो 90-95 के आसपास आया, जब एक कोचिंग सेंटर्स नाम से बड़े बड़े विशालकाय बिल्डिंगों में काम होने लगा। अब जब आप इतनी विशालकाय बिल्डिंग होगी, आपको उतने बच्चे चाहिए, तो आप अपना साम दाम दंड भेद के, क्योंकि आपकी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। पहले एक टीचर पढ़ाता था, घर में आकर बच्चों ने 4 बच्चों ने पढ़ लिया, 10 ने पढ़ लिया, जो भी पढ़ते थे उस टीचर की कमाई भी होती थी और बच्चों पर का भी बर्डन सीमित होता था। अच्छा, हर पेरेंट्स इतना एम्बिशियस नहीं था कि मेरा बच्चा करे ही करे, क्योंकि वो कुछ जजमेंट ले लेते थे और स्कूल में भी ये कहा जाता था कि इस बच्चे को करा दो जी, ये बच्चा कर लेगा, ऐसे बात होती थी। अब यह है कि हर एक को अपने बच्चे को आगे निकालना है। तो 90 के दशक में, 90-95 के आसपास कोचिंग एक ऐसा व्यवसाय बना जो एक बिग इंडस्ट्री के फॉर्म में तैयार हुआ और मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स उसमें इन्वॉल्व हुए। अब ये बड़े बड़े ग्रुप्स हो जाएंगे तो अब आपके पास इस इंडस्ट्री की एक ड्रॉबैक समझिए कि एक आप कोई और इंडस्ट्री लीजिए, रेस्टोरेंट मान लीजिए, खोल लीजिए, तो मैक्सिमम लोगों को आपका खाना पसंद नहीं आएगा, कुछ लोगों को पसंद आएगा, तो आपका रेस्टोरेंट चलेगा नहीं। मेजॉरिटी को आपका खाना पसंद होना चाहिए, जबकि इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी को आपका फायदा हो गया, माइनॉरिटी के कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए और बाकी नहीं हुए, तो बल्कि बच्चा तो बोल नहीं पाएगा कि मेरा काम भला नहीं हुआ, तो घर पर भी बच्चा पिटा और बाहर बाजार में भी उस इंडस्ट्री का नाम हो गया, उस कोचिंग सेंटर का नाम हो गया कि इसी ने आना, क्योंकि यहां से 4 बच्चे आए। आज भी हर कोचिंग सेंटर लिखती है हमारे इतने बच्चे यहां सेलेक्ट हुए, कोई इस बात को लिखने को तैयार नहीं है कि कितनों में से कितने आए, कितनों में से, क्योंकि वहां पर रैंकिंग आ जाएगी, सक्सेस रेट कितना है इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। और हर माँ बाप अपने बच्चे को एक ही बात कहना चाहता है, भाई तुम तो कोशिश करो, तुमको हमने बेस्ट कोचिंग में डाल दिया, तुम्हारा तो अब एडमिशन होना ही चाहिए। देखिए, सीटें जितनी है उस लिहाज से आपको जितने बच्चों को जाना है, अच्छा उतनों को ही जा पाएंगे, तो बाकी एक्स्ट्रा बच्चे आप कहीं भी भेज दीजिए, वो हो ही नहीं सकता। इस पूरी इंडस्ट्री में 2%, 3% ऊपर सक्सेस रेट हो ही नहीं सकता। हाँ, उन लोगों का सक्सेस रेट अच्छा होगा जिनके पास लिमिटेड बच्चे जाएंगे, टीचर्स खुद काम करेंगे, क्योंकि वहां 2 बातें हैं, वहां टीचर तवज्जो भी दे देगा और बच्चे भी उसके पास सीमित आएंगे। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, एक बार मैं जब नोएडा में, मतलब बड़े स्केल पे कोचिंग होती थी मेरी, तो मैं तो सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता था, पर एक केमिस्ट्री के टीचर थे मेरे जानकार, वो कहीं बड़ी कोचिंग सेंटर में पढ़ाते रहे, मैं नाम नहीं लूंगा। वो आए और उनको मैंने कहा कि आप हमारे बच्चों को गाइड कर दीजिए, तो उन्होंने अपने बच्चों को गाइड कर दिया।
आए वो 2 घंटे चाय मेरे साथ पी और बच्चों को गाइड किया। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा सर ऐसा है मेरी क्लास में तो 10-12 बच्चे, मैक्सिमम 15 बच्चे आते हैं, और मैं उनके चेहरे के हाव भाव से समझ लेता हूं कि किस बच्चे को समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा, क्या आपको नहीं पता लगता? उन्होंने कहा जी हमारे पास तो 40 से 60 बच्चे होते हैं, हम तब भी हाव भाव से पहचान लेते हैं। मैंने कहा जिसको समझ नहीं आता उसके लिए क्या करते हैं? ये लगा आप क्या करते हैं? मैंने कहा हम तो उस बच्चे को कहेंगे बेटा संडे को आ जाओ या कोई एक्स्ट्रा टाइम ले लो, क्योंकि हम थोड़ा बहुत टाइम अपने स्लीव में रखते हैं। उनका ये कहना था कि सर अगर मैं किसी बच्चे को किसी बैच में जान लूं कि 20 बच्चों को समझ नहीं आया और मैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी करने चाहूं अपनी मेहनत पर, तो मेरे को कोचिंग सेंटर से ड्रॉबैक मिल जाता है कि आपकी सैलरी कटेगी, क्योंकि आप उतने समय में इन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाए। तो कोचिंग का चक्कर ऐसा बन चुका है कि टीचरों पर भी प्रेशर है। अब देखिए पढ़ाने में क्या क्या है, एक तो टेक्स्ट मटेरियल है, एक टीचर के पढ़ाने का ढंग है, और एक जहां वो जाकर पढ़ रहा है कोचिंग सेंटर है, और चौथा बच्चा खुद है। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है सबसे बड़ा रोल बच्चे का है, उसके बाद उसको गाइडेंस करने वाला है। अब गाइडेंस क्या होनी चाहिए? बच्चे की जो परेशानियां हैं उसको सॉल्व करना गाइडेंस होना चाहिए, पर हमारे यहां सिलेबस पढ़ाना गाइडेंस हो गया। मैंने भी अपने जीवन में लगभग 1995 में पहली बार पढ़ाया, नहीं 90 में पढ़ाया। खैर जब पढ़ाया तो मुझे मुझे किसी ने कहा कि पढ़ा दीजिए। मैंने कहा क्या पढ़ोगे बेटा, क्या डाउट है? बोला डाउट नहीं सर, सिलेबस पढ़ा दीजिए। तो मतलब हम लोग सिलेबस पढ़ाने के लिए भी कोचिंग में जाने लगे पढ़ने के लिए, और पढ़ाने वालों ने उसको रास्ता बना दिया। और स्कूल्स वालों ने सोचा कि ये कोचिंग में पढ़ लेगा, कोचिंग ने सोचा स्कूल में पढ़ लेगा, बच्चा वहां पढ़ने लगा। धीरे धीरे सीबीएसई के तरीके या बोर्ड के, कोई भी बोर्ड लीजिए, उसके और कोचिंग सेंटर के बीच में गैप बढ़ता गया एजुकेशन का। तो उस चक्कर में कोचिंग सेंटर फ्लरिश करते हुए आज हालत यह है कि एक कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए अपने पास सैकड़ों बच्चे चाहिए, 60-70 बच्चा उसको एक क्लास में चाहिए, वरना उसकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है। और कोई भी इस बात को, जो अच्छे टीचर है सब जानते हैं कौन बच्चा कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, लेकिन सबको यही है कि 2% बच्चा हमारा निकल जाए, 3% बच्चा हमारी रैंक लिया, हमारी अगली दुकान बन जाएगी। और ये दुकान बनना में जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये स्कूलों के लिए भी वही है। आप समझिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्कूल भी जो प्राइवेट आ गए, सबका वही कहानी है। तभी तो आप एग्जाम खत्म होता है, अब बाहर बोर्ड लगता है, हमारे बोर्ड में इतने बच्चों के इतने % नंबर है। पर मैं सवाल पूछता हूं, अगर आपके पढ़ाने से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो आपकी क्लास के सारे बच्चे क्यों सिलेक्ट नहीं हुए? कहीं पर तो बच्चों को भी इंपॉर्टेंस दीजिए। माना आपका रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होगा, लेकिन सारा रोल आपका ही है। लेकिन जिस तरह छापा जाता है, जिस तरह बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है, बना दिया जाता है फैब्रिकेट, वो लगता है कि कोचिंग सेंटर से ही बच्चे का सब कुछ हो रहा है, और इसी भ्रम में पेरेंट्स आ जाते हैं। अब उस चीज को बरकरार रखने के लिए उनको कुछ रिजल्ट चाहिए, उस रिजल्ट को चलाने के लिए उनको हो सकता है कई बार पेपर भी आउट कराना पड़े, कई बार पेपर लीक कराना पड़े, कुछ कराना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि वो बिजनेस का एक स्ट्रैटेजी हो गई है। देखिए एक होते हैं बिजनेस एथिक्स, आज आप समझ लीजिए कि इस लाइन में बिजनेस, इसके बहुत सी लाइन हो गई है, समाज का परिवर्तन है इसमें, एक व्यक्ति की बात नहीं है, समाज के हर बिजनेस में हर प्रोफेशन में होता जा रहा है। तो हमारे जो एक एथिक्स थे वो हमारे डिस्टर्ब हो गए समाज के, वो उसका प्रभाव हमारे इंडस्ट्री में, कोचिंग में भी आया है। तो कोचिंग में दुर्भाग्य ये पड़ा है कि हम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। मैं नहीं कहता कि आप बच्चों को आईटी में दिलवा सकते हैं, लेकिन आप कम से कम बच्चे को समय रहते ही बता सकते हैं, या उसके पेरेंट्स को कह सकते हैं कि जी आपका बच्चा इस लाइन के लायक नहीं, कम से कम इस लाइन के लिए तैयारी करे। अब सोचो जो बच्चा 3 साल 4 साल तक तैयारी कर रहा है एमबीबीएस की, वो नहीं होता, तो उसके बाद भी तो कहीं तो बच्चा जाता है ना, दुनिया में रहता है ना बच्चा। अगर आप 2 साल पहले उसको बता दें सर आपका बच्चे की चांसेस बहुत कम है, मैक्सिमम आप 6 महीने ट्राई करवा लें, तो मतलब ये ट्रायल्स, ये सब चीजें करने के लिए आपको बड़े पॉजिटिव सकारात्मक चीज है कि बच्चा मेरे हाथ से चला जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो पैसे की भूख बीच में डल चुकी है वो इसको जाने से रोकती है। टीचर हमारे, अच्छा दूसरी बात, एक एक्स टीचर है, मान लीजिए एक कोचिंग सेंटर में रहता है, एक कोचिंग सेंटर में लोग उसका नाम सुन के जाते हैं, वो ए से बाद में बी में ट्रांसफर हो गया, तो टीचर की वैल्यू खत्म करी है कोचिंग सेंटर ने, क्योंकि कोचिंग सेंटर को अपना नाम चाहिए। तो टीचर जो पढ़ाने वाला है वो कौन है, ये आज महत्वपूर्ण नहीं बचा है। आज महत्वपूर्ण क्या बचा है, फला फला कोचिंग सेंटर है,
क्योंकि अगर टीचर मात्र महत्वपूर्ण होता तो एक टीचर के अंदर इतनी हैसियत नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी कि वो इस बड़े लेवल तक का फ्रॉड खेल सकता। छोटा मोटा तो खेल लेता, लेकिन इस बड़े लेवल का फ्रॉड खेलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि कोचिंग सेंटर थे अब, तो उस लिहाज से इनको खेलना बहुत आसान है। लेकिन इनको दोष देने का फर्क नहीं है। सबसे पहले तो अभिभावकों और बच्चों को समझना है। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक नियम बनाया सरकार ने कि बच्चों को 2 या 3 साल ड्रॉप दिया जाएगा, उससे ज्यादा ड्रॉप नहीं दे सकते, कोई भी लिमिट नहीं। मुझे आज भी याद है वो समय से सारे कोचिंग सेंटर अपने बच्चों को बसों में डाला और वहां ले गए ये कहने के लिए कि आपके भविष्य में खिलवाड़ हो रहा है। अरे भाई 2 साल बाद क्या बच्चा पास हो जाएगा क्या? क्योंकि वो कोचिंग सेंटर्स के बिजनेस पे इफेक्ट था। तो ये समझने की बात है अभिभावकों को, बच्चों को, पेरेंट्स को। और जितना बेहतर आपका बच्चा एक स्मॉल ग्रुप में या अपनी 80 बच्चों में बच्चा बात ही नहीं कर सकता सर। ये लोग क्या क्या खेलते हैं मैं वो बोल नहीं सकता हूं। बता 80 बच्चों बच्चा बात नहीं कर पाएगा। 4-5 बच्चे ऊपर निकलेंगे, उन 4 बच्चों को मेहनत कर देंगे, बाद में उनका अलग बैच बना देंगे, उनमें से 4-6 बच्चे सिलेक्ट हो गए, उनका काम चल गया। बाकी आप लोग जानिए। अब इसमें उनको दोष क्यों देना, क्योंकि हम उस बात को मानने को तैयार ही नहीं। बीच के पैसे में बच्चा कहां आया, किस पोजीशन में, हम लोग सुनने को तैयार नहीं। माँ बाप कहते नहीं हमारा बच्चा देखिए कुछ तो कर लेगा। या दूसरी प्रॉब्लम, बच्चे माँ बाप अपने समय में 70% नंबर लेके पास हुए, बच्चे के आगे 90%। उन्होंने सोचा मेरा बच्चा तो बॉर्न इंजीनियर है, बॉर्न डॉक्टर है। ये 2 चीजें बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से माँ बाप को भी समझना है। मैं किसी अच्छे कोचिंग सेंटर्स पढ़ाने वालों के विरोध में नहीं, लेकिन हाँ जहां पर कमर्शियली हो रहा है बच्चे को बताओ तो सही। कम से कम सर आपका बच्चा, भाई आपने बोला बच्चे के 80 आएंगे, उसके 70 आगे एक्सेप्टेबल है। लेकिन जहां बच्चे को आपने कहा 80 आएंगे, उसके 40 आ रहे हैं, अच्छा आपके बच्चे के नंबर कितने भी कम हो, आप बोलो जी मेरे बच्चे के 720 में से इस साल 300 नंबर आए, मैं बच्चे को ड्रॉप कराना चाहता हूं, तो कोई भी कोचिंग सेंटर मना नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये पूछो जरा, क्यों नहीं करता? कह रहे जी 300 से 750 आसान नहीं है, फिर भी मैं 2 मिनट ट्राई करके देखता हूं, बच्चा कर लेगा तो करूंगा। ऐसा कोई बोलने को तैयार नहीं। यही सबसे बड़ा कारण है। माँ बाप को बच्चों को समझना पड़ेगा क्या स्ट्रेटेजी है क्या। हालांकि साथ में दूसरी लाइनों पर भी आप विचार जरूर करें जो नहीं कर पाते उस लाइन के लिए। हाँ बच्चा किसी चीज के लिए बना है, खुश हो बच्चा यार, सबसे बड़ी बात है अपने बच्चों को समझाएं। धन्यवाद।